चैप्टर 1 आपने पढ़ लिया था। अब क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 को लेकर के आज हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करिए। और देखिए चैनल लेसन नंबर 2 हमारा क्या है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी को आप समझ गए, देश की अर्थव्यवस्था, इंडियन मतलब भारतीय। अब क्वेश्चन है कि सेक्टर्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हैं, वो कितने सेक्टर में डिवाइड है, क्वेश्चन ये है। तो इस चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेक्टर्स क्या है और हमारे इंडियन इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर होते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर, देखिए कितने सेक्टर होते हैं, कुल 3 सेक्टर दिखाई दे रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र। 3 तरह के क्षेत्र, 3 तरह के इकोनॉमिक सेक्टर हमारे किसी देश की इकोनॉमी में होते हैं। अब समझना ये भैया कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्सरी क्या है, और हम पढ़े भी उसको, और इसको जानने से क्या मतलब होता है, किस सेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस है किसी देश की इकोनॉमी में, है ना। अगर कोई इकोनॉमी डेवलप कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो किस सेक्टर के आगे कर रही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, रोजगार कौन देता है, किसमें कौन से काम होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन को छोड़िए, चैप्टर शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपने आप हमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। और आपको कुछ फिगर दिखाई दे रहा है, अब ध्यान से देखिए और बताइए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आप लोग ना, हाँ, तो ध्यान से देख लीजिए। ये एक खेत है, गांव दिख रहा है, खेत है और खेत में कुछ लोग काम कर रहे हैं। मतलब कि कैसी एक्टिविटी हो गई है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी, फार्मिंग में कुछ लोग खेती का काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये क्या है, भेड़ है, लोग मतलब कि पशुपालन, है ना, भेड़ का पालन हो रहा है। इतनी भेड़ कहाँ रहेंगी, कोई चरवाहा होगा, गाय है, भेड़ है, इनको लाया होगा चराने, मतलब वो इनका अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए यूज करेगा, चराएगा, ले जाएगा, गाय से दूध निकालेगा, भेड़ के बाल से ऊन बनाएगा, बेचेगा, बहुत सारी काम होंगे, उसको फायदे होंगे। ये देखिए फॉरेस्ट दिख रहा है और जंगल की लकड़ियां काटी भी गई हैं, मतलब फॉरेस्ट्री भी हो गई। तो अभी हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर वाले काम हो गए, पशुपालन हो गया, और ये जंगल से लकड़ियों को काटना, जंगल को यूज करना अपने काम के लिए, ये भी एक काम हो गया। अब देखिए ये क्या दिख रहा है, बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं, ये है कोल माइंस। देखिए बहुत ऊंचा जमीन है, इसको खोद करके कोयले निकालने का काम हो रहा है, गाड़ियों भर भर के भेजा जा रहा है, मतलब माइनिंग भी हो गई। अब ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये क्या है, हमने इनको क्यों साइड में देखा, अब समझते हैं। अब देखिए ये और क्या कर रहा है, ये फिशिंग कर रहे हैं, कुछ लोग मछली को पकड़ रहे हैं। मछली पकड़ क्या करेंगे, एक तो अपना पेट भरेंगे, दूसरे इसको सेल करेंगे, कमाई करेंगे, उनके पास पैसा भी आएगा। तो अब आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी होगी। हमने 4-5 चीजें देखी कि मछली पकड़ना, माइनिंग करना, पशु को पालना, खेती करना। अब ये सारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इससे हमें पैसा मिलता है, देश का डेवलपमेंट होता है। तो ये कैसी एक्टिविटी है, अब देखिए हम देख लेते हैं। ये है प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी। ऐसे ही सेक्टर की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अब उसकी डेफिनेशन आइए देख ले। द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी मेकिंग डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इकोनॉमी का वो सेक्टर जिसमें हम नेचुरल से, नेचर से प्राप्त रिसोर्सों का डायरेक्ट सीधे उपयोग करें, यूज करें, उस सेक्टर को हम आप कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर देखा, अब नेचर से प्राप्त सॉइल है, वाटर है और अनाज, उसका हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया भैया। फिशिंग, मछली आप तो बनाते नहीं हो, उसको डायरेक्ट पानी में से पकड़ के आप खाते हो, बेचते हो, पैसे कमाते हो, पेट भरते हो, तो हो गया प्राइमरी सेक्टर। फॉरेस्ट्री और माइनिंग, ये सारी चीजें किससे आ रही हैं, और इसके अलावा पशुपालन भी इसमें हम जोड़ सकते हैं, लाइव स्टॉक रेयरिंग। तो वो सारी चीजें जो नेचर से डायरेक्ट मिले और उनका हम डायरेक्ट यूज करें और इकोनॉमी को डेवलप करें, ये चीजें आती हैं प्राइमरी सेक्टर में।
क्लियर? ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर क्या है। अब नाम ही है सेकेंडरी, मतलब कोई अगला कदम होगा। तो इन नेचुरल रिसोर्सों के साथ कुछ और जब किया जाएगा तो वो सेकेंडरी आ जाएगा। अगर ये देख लेते हैं सेकेंडरी क्या है, और उससे पहले हम देख रहे हैं रोल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर को समझने की चीजें हैं, जब नेचर से प्राप्त रिसोर्सों का डायरेक्ट यूज करें तो भैया प्राइमरी सेक्टर, लेकिन उसका रोल क्या है किसी इकोनॉमी में? तो देखिए एग्रीकल्चर प्ले अ वाइटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। आप जानते हैं कि अगर ये ना रहे तो सारे लोग भूख से मर जाएंगे, अनाज नहीं पैदा होगा, पानी नहीं मिलेगा तो हम कुछ कर पाएंगे? जीवन ही सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसका बहुत बड़ा रोल है लाइफ को बचाने में, लाइफ को सरवाइव कराने में। लेकिन इसके अलावा ये क्या करता है, जो आपका जीडीपी है उसमें अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द नेशंस जीडीपी। आपकी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, सकल घरेलू उत्पादन है, उसमें 1/3 उत्पादन प्राइमरी सेक्टर से ही मिलता है। और तीसरी बात क्या हो गई, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट 17.32% ऑफ जीडीपी। और जीडीपी का कितना परसेंट कवर करता है ये? 17.32%। फिर मैं कह रहा हूँ ये फैक्चुअल आंकड़े हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। किसी समय 51% होता था, अभी 17.32 है, कभी 14 हो सकता है, कभी 20 हो सकता है। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। तो एक बार हम और समझ लें कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, जो नेचर से प्राप्त चीजों को डायरेक्ट जिसमें यूज होता है वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। खेती हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सारी चीजें प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। इनका हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। जीडीपी में परसेंट भले कम दिख रहा हो, लेकिन अगर हम देखें कि वर्किंग पीपल, तो इस सेक्टर में सबसे अधिक लोग हैं जो इस सेक्टर में काम करते हुए पाए जाते हैं। और ये बात आप भी जानते हैं। तो बहुत बड़े स्तर पर यह सेक्टर रोजगार देता है और इसके अलावा हमारे जीवन को, लाइफ को सस्टेन करता है। अभी आगे इसका इंपॉर्टेंस हम और भी समझेंगे। ये देखिए, अब इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये आयरन स्टील कंपनी है जहां पर मशीन द्वारा फैक्ट्रियों में आयरन या स्टील बनाया जा रहा है। ये देखिए, आप तो देख लिए होंगे, ये कार बन रही है मशीनों के थ्रू किसी कंपनी में। ये देखिए शुगर मिल है, यहाँ पर शुगर केन द्वारा, गन्ने के द्वारा चीनी को का उत्पादन किया जा रहा है। ये देखिए ढेर सारी लेडीज हैं और वो क्या सिल रही है, हमारे लिए कपड़े तैयार करें, जो कपड़े हम पहनते हैं। मतलब हम एक सिंगल वर्ड में समझे तो मैन्युफैक्चरिंग का काम हमने देखा, कार बन रहा है, चीनी बन रहा है, कपड़े बन रहे हैं। तो मशीनों का यूज करके क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कौन सा सेक्टर है, ये सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर। तो अब इसकी डेफिनेशन देखिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स। जब जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, रॉ मटेरियल है, इसको किसी दूसरी चीज में बदल दिया जाए थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कैसे, किस तरह से? विनिर्माण करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, तब इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस यहां से भी दिखता है, भैया नेचुरल प्रोडक्ट्स को ये बदल रहा है। अगर प्राइमरी सेक्टर ना हो, प्राकृतिक चीजें, रॉ मटेरियल रिसोर्सेज ना हो, तो सेकेंडरी सेक्टर अपने आप आराम से गिर जाएगा। किस चीज को बनाएगा? स्टील कैसे बनेगा? जब माइनिंग करके आयरन ओर निकाला जाएगा। अच्छा, एक लाइव एग्जांपल लेते हैं और कंपैरिजन भी करते हैं और इसका इंपॉर्टेंस दोनों का हम देखते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी का। आप आलू लेने बाजार में गए, 20 रुपए का 1 किलो आलू आपको मिल जाएगा आसानी से। हालांकि दाम घटते बढ़ते रहते, लेकिन एक हम मानते हैं 20 रुपए मिल जाएगा। अब 20 रुपए का आपको लगभग आपको कितना आलू मिलेगा? इतने बड़े बड़े 10 आलू मिल जाएंगे, इतने आलू हो जाएंगे। अब उसी आलू को आपने एक कंपनी बनाई चिप्स की और एक आलू लिया आपने। एक आलू कितने का पड़ा? जब 20 रुपए का 10 आलू, तो एक आलू कितने का पड़ा? 2 रुपए का मात्र पड़ा। उसी आलू को आपने मशीन के थ्रू क्या बनाया, पतले 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 काट करके आपने चिप्स बना दिए और 20 रुपए का एक पैकेट तैयार हो गया।
तो 2 रुपए के आलू से आपने 20 रुपए का चिप्स बना दिया। अब देखिए दोनों कैसे जुड़े हैं। अगर प्राइमरी सेक्टर ना हो या रॉ मटेरियल ना हो, तो अगर आलू ना हो तो चिप्स नहीं बन सकता है। और दूसरी बात, सेकेंडरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस देखिए, 2 रुपए के आलू की वैल्यू को उसने बढ़ाकर भी कितना कर दिया, 20 रुपए कर दिया। अब आप कहेंगे सर पैकिंग में भी तो लगेगा, मशीनों में भी तो लगेगा। हाँ भाई लगेगा, लेकिन टोटल वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 रुपए के बाद उसकी वैल्यू 5 या 6 रुपए ज्यादा नहीं होगी। एडवर्टाइजिंग बहुत एक ही बार अगर अंकल चिप्स का या लेस का एडवर्टाइज होता है तो पूरे भारत में जितने जगह चिप्स बिक रहे हैं सबका एडवर्टीजमेंट हो जाता है उतने ही पैसे में। तो अगर एवरेज हम लागत लगाएंगे तो 2 रुपए का आलू और 3 रुपए का पैकिंग और एडवर्टीजमेंट और मशीन लेकर के 5 रुपए का खर्चा पड़ा, और 5 की चीज को इसने बढ़ा दिया 20 में कर दिया। मतलब सेकेंडरी सेक्टर न केवल मैन्युफैक्चरिंग करता है बल्कि वैल्यू को इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, अर्थात एक ग्रोथ कर देता है, हमारी इकोनॉमी को बूम करता है, बढ़ाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर जहां बेहतर होगा वहां की इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी, या प्राइमरी सेक्टर होगा तो निश्चित रूप से आप कहेंगे प्राइमरी सेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर डेवलप होगा वहां की इकोनॉमी ज्यादा बूम करेगी। आप भी देखते हैं कुछ 100 साल पहले जब भारत में इंडस्ट्री नहीं थी तो भारत में गरीबी ज्यादा थी। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियां बढ़ने लगी, यहाँ पर कैपिटा इनकम या इनकम हमारी बढ़ने लगी, डेवलपमेंट होने लगा। अब इसका रोल क्या है भैया, ये देख लीजिए। द प्रोडक्ट इन दिस सेक्टर हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल, मे बी इन फैक्ट्री और वर्कशॉप एट अ होम। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस है, चाहे फैक्ट्री में करते हो चाहे घर पे करते हो, इसको हम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल ये क्या बता रहा है, कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से हम लेते हैं कॉटन का फाइबर लेते हैं और उसे क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प्स इन द अर्निंग ह्यूज रेवेन्यू। इसके अलावा बहुत से लोगों को रोजगार भी देता है। आपने जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे या पढ़े होंगे कि शहरों का बसना कैसे शुरू हुआ, तो शहर वहीं बसे जहां पर इंडस्ट्रियां सेटअप हुई, क्योंकि रोजगार के लिए लोग वहां पर आकर के इकट्ठा होने लगे। अब जब लोग वहां रहने लगे तो अधिक लोगों की नीड को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए और लोगों ने वहां के दुकानें शॉप्स खोलना शुरू कर दी। इंडस्ट्री लग गई तो सामान आएगा जाएगा, तो उसके लिए अच्छी रोड, अच्छे सड़क बनाए गए, अच्छी बिजली की, पानी की व्यवस्था की गई और देखते देखते वो एरिया एक सिटी के रूप में डेवलप हो गया। तो ये एम्प्लॉयमेंट को भी करता है, ये वैल्यू को एनहेंस करता है, इकोनॉमी को डेवलप करता है। अब देखिए जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 29.02%। ये आंकड़े हैं, बदलते रहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का हो रहा है। तो कुल मिलाकर क्लियर है कि सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुका है। दिस सेक्टर इज आल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की इसको क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, बैकबोन। अब अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आप गिर जाएंगे, आप खड़े नहीं रह पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, आदमी एकदम बेड पे पड़ा रहेगा। तो इस सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं पूरे इकोनॉमी की, मतलब प्राइमरी सेक्टर की भी और टर्सरी सेक्टर की भी। इसको प्रूव करना है भैया, कैसे कहते हैं, तो आइए चर्चा कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर लिखा है, हम वैसे बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में खेती होती है, माइनिंग होता है, मछली पालन होता है। अब अगर आप बताओ, अगर आपने देखा होगा तो मछली पालने के लिए नेट लगता है, मछली पकड़ने के लिए। समुद्र में कैसे मछली पकड़ते हैं, बोट में जाते हैं। अब बोट भैया कैसे बनेगा, जब इंडस्ट्री होगी ना। अब आप खेती करते तो ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टिंग मशीन चाहिए, उसमें डालने के लिए पेस्टिसाइड चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। ये सारे टूल्स, ये सारी दवाइयाँ
कहां से आएंगी? जब फैक्ट्री होंगी और मशीनें होंगी, यानी सेकेंडरी सेक्टर से ही एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, उसको काम करने के औजार, हथियार, सामान मिलते हैं। मान लिया आपने बहुत आलू पैदा कर लिया, भैया उस आलू को बेचोगे कैसे? जब तक कि कोई ट्रांसपोर्ट का सामान, सड़क नहीं होगा या एक ट्रक नहीं होगा, कैसे जाएगा मंडी में? तो वो ट्रक, वो ट्रांसपोर्ट कौन बनाएगा? सेकेंडरी सेक्टर बनाएगा। तो सेकेंडरी सेक्टर देखिए प्राइमरी सेक्टर के लिए बैकबोन हो गया। अब टर्सरी सेक्टर क्या है, अभी उसको आगे हम देखेंगे। फिर भी हम समझते हैं कि सेवा के सेक्टर को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें सेवाएं होती हैं, जैसे मॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, टूर हो गया, ट्रेवल हो गया, ये सारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। अब बैंक है तो बैंक की बिल्डिंग कौन बनाएगा भैया जी? सेकेंडरी सेक्टर बनाएगा। आपको कहीं यात्रा करने, टूर में जाना है, हवाई जहाज से जाएंगे तो हवाई जहाज कौन बनाएगा? सेकेंडरी सेक्टर बनाएगा। तो इस तरीके से टर्सरी और फर्स्ट, प्राइमरी दोनों सेक्टर के लिए जो सामान तैयार होता है वो सेकेंडरी सेक्टर तैयार करता है। इस नाते ये क्या हो गया? इकोनॉमी का बैकबोन हो गया। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। और यह हम नहीं कह सकते कि केवल एक ही इम्पोर्टेंस होता है, सारे सेक्टर एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं, सबका अपने अपनी जगह पर पूरा इम्पोर्टेंस है। अब अंतिम सेक्टर देखेंगे, और वो सेक्टर क्या है? टर्सरी सेक्टर है। देखिए ये बस है, ट्रांसपोर्ट है, आपकी सेवा करती है, आपके नीड को सेटिस्फाई करती है, आपको यहाँ से वहां जाना है तो लेकर के जाती है। अब आगे की स्लाइड में देखिए भैया क्या हो रहा है। आगे देखिए एक डॉक्टर साहब हैं, ये माता जी का इलाज कर रहे हैं, मतलब इनकी सेवा कर रहे हैं, इनको हेल्थ की फैसिलिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये भी क्या है? एक सेवा का क्षेत्र है। अब देखिए बैंक है, आप जाते हैं, पैसा रखते हैं, आपका पैसा सुरक्षित रहता है, पैसा निकालते हैं, लेन देन करते हैं, इंश्योरेंस, बीमा हो गया, तमाम चीजें, तो ये सारे किस में आते हैं? टर्सरी सेक्टर में आते हैं। अब क्या है? द एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, ऐसी एक्टिविटी जिसमें खुद से कोई प्रोडक्शन ना किया जाता हो। अब आप घूमने जा रहे हैं तो उसमें कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना हो रहा है, लेकिन दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन ये सपोर्ट करती हैं। आप ट्रेवल करने जाते हैं तो वहां रुकते हैं, ठहरते हैं, उसका पैसा देते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है तब ये सब आप खर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का लाभ होता है। आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, आईटी, टूर एंड ट्रैवल, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सारी जो सेवाओं का क्षेत्र है ये टर्सरी सेक्टर में आता है। अब क्वेश्चन यह हो जाएगा कि कौन सा सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्सरी, किस सेक्टर में ज्यादा करोगे तब इकोनॉमी को हम ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर जानने के लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे। आज इस पार्ट को मैं खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आंसर को लेकर के आपके सामने आऊंगा, और तब तक आप वीडियो देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, और हाँ आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे आपको सारे आंसर अपने आप मिल जाया करेंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ लाइक करना, सब्सक्राइब करना